असीम वकार को और उनके नेता को आपने इंडिया अलायंस का तो भागीदार बनाया नहीं है। आप कहते हैं ये अनटचेबल है, इंडिया अलायंस के लिए अनटचेबल है। अब आपने बोला हम डिप्टी सीएम देंगे, तो फिर तो देश में सवाल उठेगा। असीम वकार सवाल पूछेंगे, बाकी सवाल पूछेंगे, डिप्टी पीएम क्यों नहीं? फिर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो क्या डिप्टी पीएम भी मिलेगा? क्या एक मुस्लिम डिप्टी पीएम भी होगा? भाई कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के ऊपर। सेकुलर पार्टियों के अंदर हिंदू और मुसलमान एक बराबर, सारी जातियां एक बराबर, ये समझ लीजिए। ये जिस तरीके से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जाति और धर्म के आधार पर डिफरेंशिएशन नहीं है। सत्ता में आएंगे, जैसे प्रक्रिया कानूनी होती है, विधानसभा बैठती है, आपकी पार्लियामेंट बैठती है, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, वोटिंग होती है, जैसे चुने जाते हैं। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, मैं भी लोकसभा की बात कर रहा हूं। अरे चुन के आएंगे, उसके बाद जैसा जो बनेगा बनेगा। इसमें क्या है, 2004 में भी यही हुआ था। 2004 में भी हम लोग आए थे, लेफ्ट ने समर्थन दिया था, यूपीए की सरकार बनी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं थे, ना ही ये कहा गया था कि कोई माइनॉरिटी का आदमी प्राइम मिनिस्टर बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन बने। और सिख भी माइनॉरिटीज में तो मतलब अगर इंडिया अलायंस को मेजॉरिटी मिलती है, एक बात क्लैरिफाई करिए, अगर इंडिया अलायंस को मेजॉरिटी मिलती है, मैं इस बात को थोड़ा क्लियरली बोलिए, तो क्या इस देश को पहला मुसलमान प्रधानमंत्री भी मिल सकता है अगर इंडिया अलायंस को मेजॉरिटी मिलती है 2024 के चुनाव में? विवेक जी, भाई वो तब की तब होता है। क्या समीकरण बैठेगा, कितनी सीटें आएंगी, किस दल की कितनी सीटें हैं, उसके पहले सीटों के अरेंजमेंट होंगे, तो उसके बाद ये चीजें तय होती हैं। इसमें अभी से थोड़ी ना कोई कैंडिडेट है। लेकिन प्रोफेसर आगी अमीश भाई, तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले ले? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये बोला? मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये क्यों बोला? क्योंकि असीम वकार को इस पे घोर आपत्ति है। देखिए अमीश जी, आप तो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं बेचारे श्रीवास्तव जी से, जैसे लगता है सारा उनके जेब में पड़ा हुआ हो और तुरंत वो डिप्टी सीएम बनाने का अधिकार रखते हो या न बनाने का अधिकार रखते हो। उनकी मजबूरी समझ रहा हूं। कहते हैं टका जेब में टका दो नहीं और तमाशा रात भर, ऐसा कहां से होता है? दो चार इनके विधायक नहीं खड़े हो पाते हैं, जीत नहीं पाते हैं, और आप उनसे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। यानी आप मुद्दे पर आते हैं, मूल मुद्दे पर आते हैं। देखिए, मुझे जातीय जनगणना करा करके, जातीय सर्वे करा करके नीतीश कुमार ने अपनी खाई खोद ली है, और ये खाई जो है वो लालू प्रसाद यादव के लिए भी है। कल जाकर के जो ईबीसी के अंदर जो जातियां हैं वो कहेंगे कि जो भी आज तक आरक्षण का बेनिफिट हुआ है वो यादव समाज को ही मिला है, या मुस्लिम या तो कुर्मी समाज को मिला है या यादव समाज को मिला है। तो प्रशासनिक पदों पर जो आरक्षण है उनको उनसे खत्म करके और इनको दिया जाना चाहिए। नहीं, वो किसने किसकी खाई को दी है उसके कल एक मिनट उस पर तो हम काफी विश्लेषण कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बोला उस बयान पर आपका रिएक्शन क्या है? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले ले क्या? देखिए, मुझे ऐसा मैं तो बहुत साफ कहता हूं कि यदि मुस्लिम के नाम पर पोलराइज, अभी वकार साहब कह रहे थे कि भाई मुसलमान तो 17% है, तो 17%, तो कल तो दावा डिप्टी सीएम का आप क्यों कर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री का दावा कीजिए ना, बोलिए कि लालू प्रसाद को पीट करके बाहर बैठाओ, यादव परिवार को ये हटाइए और हमारा चीफ मिनिस्टर बिहार में होना चाहिए। आने वाला ये जो गठजोड़ है, मुस्लिम और यादवों का गठबंधन हो और वहां पर सरकार बनाए। और मैं तो कहता हूं ऐसी ये जो रास्ता है वो भारत के आंशिक इस्लामीकरण का रास्ता है, और इसके खिलाफ मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू गोलबंद होगा, हिंदू एकजुट होगा। आप इसे यकीन मानिए, मैं इसे 100% सत्य मानता हूं। असीम वकार, आपने बोला 17% बिहार की, हम बिहार को ही मॉडल स्टेट ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। बिहार में 17.8 अराउंड 18% मुस्लिम आबादी है, तो आप कह रहे हैं कि उनकी संख्या भारी है, उनकी बड़ी हिस्सेदारी होनी चाहिए। एक सेकेंड, असीम वकार, उस आधार पर 82% तो हिंदू है, तो उनकी संख्या के आगे तो कोई खड़ा ही नहीं होता। फिर उनकी हिस्सेदारी कहां जाती है, उनके हक कहां जाते हैं, उनके अधिकार कहां चले जाते हैं? अरे भाई, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों में जातियां नहीं होती है। एक लेट असीम वकार, आपसे सवाल नहीं है प्रोफेसर आगी, लेट असीम वकार रिस्पॉन्ड 40 सेकेंड। आई एम गिविंग हिम 40 सेकेंड, देन यू कम इन। असीम भाई, देखिए सीधी सी बात, मैं इस्लाम और हिंदुज्म और सिखिज्म पे बात नहीं करता।
मेरा मसला यह है कि जब आप जातीय जनगणना करा रहे हो खुद, और आप कह रहे हैं कि सबको बराबर का हक दिया जाएगा, तो मैंने उसमें अपने हक की बात की है। मैं आपसे कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं कह नहीं रहा आप अगर गलत कह रहे हैं, आप यादव जी अपना कह हक, रहे हैं कि आप हम अपना हक 14% मांगिए, हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी तो 82% हिंदू हैं, तो उनका हक कहां जाएगा फिर? उनका तो फिर हक बहुत ज्यादा है। भैया आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं, आप गृह मंत्री बने हुए हैं, आप रक्षा मंत्री बने हुए हैं, आप विदेश मंत्री बने हुए हैं, आप कानून मंत्री बने हुए हैं, आप सारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मैं कब मना कर रहा हूं? मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि आप अपना हक हमको दे दीजिए। मैंने तो कभी नहीं कहा यह बात। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बिहार में मुख्यमंत्री का पद दे दीजिए। मैंने तो कहा है कि आप हमें एक डिप्टी सीएम दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुसलमानों का हक देना चाहिए, सिर्फ वोट नहीं लेना चाहिए, तो आप दे दीजिए। आपको लगता है आसिफ वकार की मांग गलत है, सिर्फ वोट लेना चाहिए मुसलमानों का, उनका हक नहीं देना चाहिए, आप टीवी पे बोल दीजिए। जी जी जी, बार बार आप श्रीवास्तव जी से सवाल पूछ रहे हैं, मेरी आपत्ति है सर। श्रीवास्तव जी जिस पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसी पार्टी में उनकी बात नहीं मानी जाएगी। आप उनसे सवाल पूछे रहे नीतीश कुमार का, आप उनसे सवाल पूछे रहे तेजस्वी यादव की पार्टी का। जी सर, इन लोग के बस की नहीं है। आप किसी ऑफिशियल आदमी को फोन लगाइए, नहीं लगाइएगा तो 1-2 दिन में मैं खुद पूछूंगा। जी जी जी, अभी तो ये मुद्दा नया नया आया है। जी 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 जी, मैं प्रोफेसर आगी मैं ओके, प्रोफेसर आगी रिस्पॉन्ड, प्रोफेसर आगी रिस्पॉन्ड। देखिए अमीश जी, वो जो जनगणना आई है उसमें मुस्लिम के तरफ आप कह रहे हैं कि 17% है, लेकिन उसमें अंसारी, जुलाहे, उनको भी जातियों में बांटा है। मजेदार बात है कि जो अपर कास्ट मुस्लिम है, जिसे आप शेख वगैरह कहते हैं, वो जो है वो 6% के आसपास है, 5% के आसपास उनको माना गया। वो 5% जो है, मैं कल देख रहा था ये डेटा, वो पूरा का पूरा एन ब्लॉक वोट करता है एंटी बीजेपी। वो जो कुछ भी हो जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है वो वोट करती है। जिन्हें पसमानदा मुस्लिम आप कहते हैं वह भी एंटी बीजेपी वोट करती है। यानी कि वहां पर जातियों में बटे होने के बावजूद वो एक मुस्लिम तौर पर वोट करते हैं। मुस्लिम जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन वो मुस्लिम के तौर पर वोट करते हैं। दुर्भाग्य है कि हिंदू जातियों में बंटने के बाद हिंदू के तौर पर वोट नहीं करते, वो जातियों के तौर पर बंटते हैं। नरेंद्र मोदी की राजनीति ने इसी चीज को बदल दिया था, और ये जातीय जनगणना कराने के पीछे जो इनकी रिकायत थी, ये 70 और 80 के दशक की फिर से राजनीति को दोहराना चाहते हैं। लेकिन जी जी, अब ये नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा। अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए जी, समय उतना नहीं है। ऐसा ओके, विवेक श्रीवास्तव 30 सेकंड। इसलिए विवेक जी, ऐसा इसलिए नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा इसलिए नहीं होगा अमिश जी, ऐसा इसलिए नहीं होगा। नहीं, अब वो आप भविष्यवक्ता बन जाइए, चाहे आप ज्योतिषी बन जाइए, सब गलत बहुत ज्यादा है, आप अति बड़ी पिछड़ा है, सुन लीजिए, वो अपने हक की लड़ाई है, ओके प्रोफेसर आगे। एक नैरेटिव अमीश भाई, एक नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में फैलाना चाहती है। वो क्या फैलाना चाहती है? जैसे कि अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि अरे साहब, देश तो मुसलमानों के हाथ में चला जाएगा, मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो हिंदुओं का क्या होगा। इस देश के अंदर मुसलमान चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मुसलमान जज रह चुके हैं, मुसलमान IAS IPS कमिश्नर सब रह चुके हैं। अरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं भाई, और इस देश के अंदर एक अच्छा योगदान दिया है। सर आप सुनिए, आप सुने, यहां तक कि अब जो है बात, लेकिन ये जो डर का एक माहौल है जो 80 से 85% हिंदुओं में भारतीय जनता पार्टी और संदीप रागी जैसे लोग फैलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मैंने वकार भाई जो कि बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, इनको मैंने टोका। मैंने इनको इसलिए टोका कि ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं इस देश में मुसलमान। ठीक है, ओके, लेट मी गेट, ओके,